हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब एमपी जीके की सीरीज में इंट्रो के जो पार्ट है, जो एमपी का इंट्रो है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। कुछ एक आध दो लेसन बचे हुए हैं, उसके छोटे मोटे इंट्रो एक फैक्ट के रूप में ही बचे हुए हैं। तो मैं किसी भी वीडियो में एक बार दो बार में मैं आपसे बोलूंगी और आप उसे कवर कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आज से चल रही हूँ नेक्स्ट चैप्टर में, और उससे पहले मैंने पिछली वीडियो में एमपी के संभागों के बारे में आपको बताया था। एमपी के संभाग में मैंने फर्स्ट बताया था, जो क्षेत्रफल और जनसंख्या में दोनों में सबसे बड़ा संभाग था जबलपुर। उस संभाग में, जबलपुर संभाग में 8 जिले शामिल हैं। 8 जिलों में से 7 जिले मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखे थे, लेकिन जो 8वां जिला था वो बाय मिस्टेक मुझसे छूट गया था, ठीक है। तो जबलपुर संभाग के जो मैंने जिले लिखे थे उसमें आप एक और जिला ऐड कर देंगे, टोटल 8 हो जाएंगे, और वो जिला है मंडला, ठीक है। आप मंडला जिला भी उसमें ऐड कर देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश का भूगोल। जिस प्रकार भारत को उसके भौगोलिक संरचना के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश को उसके भौतिक स्वरूप में विभाजित करके हम पढ़ते हैं, ठीक है। आप एमपी का कोई भी एग्जाम ले लीजिए, उसमें एमपी का आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे कि अगर उस पेपर में 20 क्वेश्चन एमपी के आ रहे हैं तो 20 में से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन एमपी की ज्योग्राफी से रहते हैं, ठीक है। आपको इस चैप्टर को रटना नहीं है, कुछ एक आध चीजें ऐसी होती हैं जो आपको रटना ही पड़ता है, बिना रटे वो याद नहीं होती, जैसे डाटा है, कोई भी चीज है तो वो आपको रटना पड़ेगा। लेकिन ऐसी चीजें जो समझने वाली है, बेसिक्स है, उन्हें आपको रटना नहीं है, ठीक है। आपको उसे अच्छे से समझ के और पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एमपी की ज्योग्राफी, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एमपी को उसके भौतिक आधार पर, एमपी को भौतिक संरचना के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है और उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा छोटा होगा, ओके, और इसके बाद वाले वीडियो थोड़ा लेंथी होंगे, और हर भाग का अलग अलग से जो है मैं विशेषताएं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें कि मध्य प्रदेश आखिर भारत के उत्तरी भाग में स्थित है या प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ठीक है। तो अगर हम देखें मध्य प्रदेश भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी हिस्सा है। लिख लेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे सबसे पहले, मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र या भौतिक विभाजन या मध्य प्रदेश का भूगोल, कुछ भी डाल सकते हैं। और उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, देखिए जरूरी है कि मध्य प्रदेश भारत के दक्षिणी पठार या प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है या उत्तरी हिस्सा है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट डालेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे कि भूगर्भिक दृष्टि से, भूगर्भिक संरचना के आधार पर मध्य प्रदेश सबसे प्राचीन, भूगर्भिक संरचना के आधार पर मध्य प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी में अच्छे से समझाया था, ठीक है, आप उस पे जाकर देख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश जो है वो प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, मतलब मध्य प्रदेश का जो भाग है वो नवीनतम भाग नहीं है, अत्यंत प्राचीन भाग है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि मध्य प्रदेश क्या है, भारत के प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय भाग का क्या है, उत्तरी भाग है, उत्तरी एरिया, उत्तरी क्षेत्र है। और अगला लिखेंगे कि मध्य प्रदेश क्या है, प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, गोंडवाना लैंड का क्या है, हिस्सा है। अब अगर हम बात करें, देखिए कर्क रेखा मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको बता दिया था कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, लेकिन उन जिलों के नाम हमने नहीं पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कर्क रेखा आखिर किन किन जिलों से होकर गुजरती है, और प्लीज इसे देखने से पहले आप अपने सामने मैप जरूर रख लेंगे, ठीक है। तो कर्क रेखा, जैसा कि आपको पता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वह कहलाती है कर्क रेखा। तो हम देख लेते हैं किन किन जिलों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से होकर गुजरती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अक्सर मेंस में ये सवाल आ भी चुका है, मेंस में, एमपीएससी मेंस में लिखने को ये सवाल आ चुका है कि उन जिलों के नाम लिखिए जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो लिखिए वो 14 जिले कौन कौन से हैं। मैं पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रही हूँ, आप अपने मैप में देखते चलेंगे। सबसे पहले है
रतलाम देख लेंगे आप, आपको पश्चिम भाग में मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, रतलाम। फिर उसके बाद है उज्जैन। देखिए स्पेस थोड़ा कम है, मेरा व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है। उज्जैन, ठीक है, रतलाम हो गया, उज्जैन। आप इससे ट्रिक बनाकर भी याद कर सकते हैं, आपको जैसे याद हो आप उसे इसे वैसे याद कर सकते हैं। रतलाम, उज्जैन, फिर है आगर। आगर, आगर जो सबसे अभी 2000 यहाँ पे देखेंगे आपको आगर मालवा मिल जाएगा शाजापुर में, ठीक है, ये हो गया आगर। उसके बाद है राजगढ़, देन सीहोर। रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, ये याद करना है आपको, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना है आपको लिख के। फिर है राजधानी भोपाल, फिर है विदिशा। कितने हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 7 और। विदिशा के बाद है रायसेन, ठीक है, फिर रायसेन के बाद देखेंगे तो है सागर। सागर के बाद है दमोह, ठीक है, सागर के बाद है दमोह। उसके बाद है जबलपुर, देन कटनी। उसके बाद है उमरिया, उसके बाद है शहडोल, हाँ ये हो गए आपके रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रही हूं, आप लिख लेंगे, ठीक है, रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, ये हो गए 14 जिले जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं। हम यहाँ पर चूंकि पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप, इसलिए हमें यह भी देख लेना आवश्यक है कि मध्य प्रदेश से कौन कौन से राज्य टच करते हैं, ठीक है, और राज्य किन किन जिलों को टच करते हैं वो यहाँ पर हम नहीं बताएंगे। अभी मैं आपको बता रही हूँ केवल कि कौन कौन से राज्य टच करते हैं। तो मध्य प्रदेश के उत्तर में यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से मुरैना से ये पूरा जो एरिया है ये है यूपी। तो लिखेंगे मध्य प्रदेश को स्पर्श करने वाले राज्य, उन राज्यों की संख्या है 5। सबसे पहले लिखेंगे उत्तर में उत्तर प्रदेश। अब आते हैं दक्षिण में। दक्षिण में है महाराष्ट्र, दक्षिण में है महाराष्ट्र। पूर्व की बात करें तो ये पूरा ठेठ पूर्व में नहीं है, ये दक्षिण पूर्व में है, ये है छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश का ही एक भाग हुआ करता था, ठीक है। फिर हम आते हैं पश्चिम साइड, वो हो गया पूर्व। उत्तर में यूपी, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में 2 राज्य हैं। एक तो है गुजरात जो बहुत कम स्पर्श करता है, लेकिन करता है, केवल 2 जिलों को करता है गुजरात। पश्चिम में क्या है, गुजरात, ये हालांकि यहाँ पर है। और पश्चिम में ही अगर असली हम इसकी दिशा देखें तो यह है उत्तर पश्चिम में राजस्थान। 1 2 3 4 5 स्टेट मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं। अब कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं वो मैं किसी अलग वीडियो में बताऊंगी आपको, ठीक है। तो याद कर लेंगे, उत्तर में यूपी, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में गुजरात और राजस्थान, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब हम आते हैं सीधे इसकी संरचना में। तो मध्य प्रदेश की अगर भौगोलिक संरचना की बात करें
तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना को मोटे मोटे तौर पर 5 भागों में, सॉरी वैसे तो आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 7 भाग दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन मोटे मोटे तौर पर मध्य प्रदेश का संपूर्ण विभाजन किया गया है 3 भागों में। वो मेरे से इस मिस्टेक से पास निकल गया था, 3 भागों में मध्य प्रदेश का विभाजन किया गया है। ठीक है, अब मैं वो लिख देती हूं, यहां पे मैं लिख रही हूं। ठीक है, पहला इसका जो भाग है, लिखना क्या है आपको कि भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, आप फिर उसके बाद ग्राफ बना के लिख लेंगे। मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, इसलिए मैं इसको हेडिंग के तौर पर लिख रही हूँ। सबसे पहला जो भाग है इसका, इसे कहते हैं मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कहीं पर भी मध्य उच्च प्रदेश नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन परेशान ना हो। फिर जो दूसरा विभाजन है, मैं यहां से लिख रही हूं, जो दूसरा विभाजन है वह है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ओके, और जो तीसरा, देखिए 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हो गया मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, और तीसरा जो विभाजन है वह है बघेलखंड का पठार, या इसे ही कहते हैं पूर्वी पठार। पूर्वी पठार। आगे समझ में? अब देखिए, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी आपको ये दिख रहा है, बघेलखंड का पठार आपको ये दिख रहा है, लेकिन मध्य उच्च प्रदेश आपको कहीं नजर नहीं आ रहा है। ओके, मैं अब आपको बताती हूं, ये आप देख रहे हो मध्य भारत का पठार, ठीक है, ये आप देख रहे हो मालवा का पठार, ये देख रहे हो आप बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का जो पठार है उसका कुछ हिस्सा जो मध्य प्रदेश में है, और बहुत सारा इसका हिस्सा जो है इसका वो यूपी में भी आता है। फिर बुंदेलखंड के बाद ये है रीवा पन्ना का पठार, और इसके बाद है नर्मदा सोन घाटी। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ओके, तो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत यही 5 संरचनाएं आती हैं, अर्थात इन्हीं 5 संरचनाओं को मिला करके मध्य उच्च प्रदेश नाम दिया गया है। जब आप विभाजन पढ़ोगे, किसी भी बुक में अगर आप पढ़ते हो, तो कभी कभी जो विभाजन है वो इन 3 भागों में ना करके डायरेक्टली आपको 7 भागों में विभाजित करके दिखाएगा। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मोटे मोटे तौर पर मध्य प्रदेश के 3 विभाजन है, और उसके बाद मध्य उच्च प्रदेश का जो अलग विभाजन है वो ये 5 है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं मध्य उच्च प्रदेश, और इसका पहला क्या है? ये मध्य भारत का पठार। मैं आपको अलग से समझाऊंगी सारी चीजें, परेशान नहीं होना है। मध्य भारत का पठार, ठीक है। फिर सेकंड क्या है? बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार। थर्ड क्या है? मालवा का पठार। मालवा का पठार। फोर्थ क्या है? रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार। और लास्ट क्या है? नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी। देखिए, अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा लिखा हुआ, क्योंकि स्पेस बहुत कम है, ओके, तो माइंड नहीं करेंगे इस चीज को, तो मैं यहाँ पर ना ब्लू कलर से यहाँ पर मार्क कर देती हूँ, और जिन जिन भागों में मार्क है वही मार्क मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ये मध्य भारत का पठार, ये बुंदेलखंड का पठार, ये है मालवा का पठार,
ये है रीवा पन्ना का पठार, ये है नर्मदा सोन घाटी, और हाँ बस इतने ही, 1 2 3 4 5, हाँ हो गए। बस आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। हाँ ये नाम तो आपको याद रखने पड़ेंगे, लेकिन आप विभाजन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको इतना याद रखना है कि जो सबसे पूर्वी भाग है बघेलखंड का पठार, और जो सबसे दक्षिणतम भाग है ये है अलग से डिवीजन, बाकी ये सब डिवीजन है। मध्य उच्च प्रदेश के ये 5 जो है सब डिवीजन है, ठीक है। लेकिन पढ़ने की दृष्टि से क्या करते हैं, सबको इकट्ठा ही पढ़ते हैं। इकट्ठा इन द सेंस अलग से मध्य उच्च प्रदेश कभी कभी अलग से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहला मध्य भारत का पठार पढ़ लेते हैं, देन बुंदेलखंड, और ऐसे करते हैं सारे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मध्य भारत का पठार से, ठीक है। अपना मैप अपने सामने रखिए। मैं यहाँ पर उनकी अंदर जाके विशेषताएं नहीं बताऊंगी, मैं अभी आपको एक इनके बारे में एक ग्राफिक से तैयार करवा दूंगी, ताकि जब भी आप उसकी विशेषताएं पढ़ो अगले वीडियो से, तो आपके माइंड में वो चीज बनी रहे कि ये जो संरचना है वो कहाँ पर थी, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो स्पेस इतना कम है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कि मैं यहाँ पर इसकी संरचना भी बना दूं, फिर यहाँ पर मैं वो चीज लिखवा भी दूं आपको, ठीक है। तो आप इसको पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसीलिए मैंने पहले अपना एक वीडियो इसके लिए बना दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मध्य भारत के पठार से। मध्य भारत का पठार, अब आप अपने मैप में देखिए, जो सबसे उत्तरी जिले दिखेंगे आपको, मुरैना, श्योपुर, भिंड, ग्वालियर, जो आपको जिले दिखेंगे, वह जो है पूरा इलाका वह कहलाता है मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार में चंबल नदी ने बहुत ज्यादा अपरदन कर दिया है। चंबल के डाकू सुने होंगे आपने, चंबल का एरिया सुना होगा। चंबल का एरिया कहाँ है पूछ सकता है कि चंबल नदी ने अपने बहुत सारे जो अवनालिका अपरदन किए हैं, जो खड्ड स्थापित कर दिए हैं, वो आखिर किस संरचना में उपस्थित है? तो किस संरचना में है? मध्य भारत का पठार। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, देखिए चंबल नदी मालवा के पठार से निकलती है, जाना पाव, इंदौर में जाना पाव नामक एक स्थान है, वहां से निकलती है, और निकलते हुए ये यहाँ से जाती है, मैं यहाँ अभी बना नहीं रही हूँ, मैं यहाँ से जाती है और राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। राजस्थान में कई सारे बांध भी बने हुए हैं, अपने यहाँ पर भी चंबल नदी में मंदसौर में बहुत बड़ा बांध बना हुआ है, गांधी सागर, फिर वहां पर राजस्थान में एंट्री करते ही इसमें चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, कोटा में बना हुआ है कोटा बैराज, और जवाहर सागर, और एक और बांध बना हुआ है, मतलब बहुत काफी विशाल बांध बने हुए हैं इसमें। और फिर ये यहाँ से जाकर चंबल नदी यहाँ से जाती है, और फिर ये वापस से अपना मार्ग बदलकर और पुनः मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। मध्य प्रदेश के जो उत्तरी जिले हैं वहां पर ये प्रवेश कर जाती है, और बहुत ज्यादा अपरदन उसने यहाँ पर कर दिया है। जो लोग इस क्षेत्र से रिलेटेड होंगे, वो लोग तो अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन अगर आप कभी ग्वालियर जाओ, ग्वालियर से अगर अभी की ट्रेवलिंग करो, तो आपको यहाँ पर खड्डे देखने को मिल जाएंगे, बहुत काफी विशाल विशाल खड्डे हैं, ठीक है। तो मध्य भारत के पठार में ही चंबल का अवनालिका अपरदन उपस्थित है, ठीक है। संपूर्ण मध्य प्रदेश का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ, संपूर्ण मध्य प्रदेश का 10.68% भाग मध्य भारत का पठार है। संपूर्ण मध्य प्रदेश का 10.68% भाग मध्य भारत का पठार है, ठीक है। ये नोट कर लेंगे, ये हो गया। अब हम चलते हैं इसके पूर्व में। तो मध्य भारत के पूर्व में है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का नाम सुना होगा आपने, काफी वहां पर बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है। अक्सर आप कभी टीवी में देखो, न्यूज में देखो, तो जब सूखे का समय आता है और न्यूज में जब सूखे का दिखाता है और किसान अपने हाथ जो है वो सर पर रख के बैठा होता है जमीन में, और जमीन जो है वहां की काफी फटी होती है, काली मिट्टी जो है वो थोड़ा सा भी सूखने पर उसमें दरार आ जाती है, इसीलिए उसमें जुताई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो जो किसान है वहां पर बैठा रहता है, वो पता है कौन सा एरिया है? वो बुंदेलखंड का ही एरिया है, वहां पर पानी की ज्यादा सुविधाएं नहीं है, ठीक है। तो ये बुंदेलखंड का भाग है, दतिया आ जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पर टीकमगढ़ और छतरपुर का थोड़ा बहुत एरिया आ जाता है। तो बुंदेलखंड का पठार बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। संपूर्ण मध्य प्रदेश का 7.7% है। बुंदेलखंड का पठार संपूर्ण मध्य प्रदेश का 7.7% है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब मध्य भारत के पठार के दक्षिण में आएंगे तो ये है मालवा का पठार, ठीक है।
मालवा के पठार के बारे में मैंने इंडियन ज्योग्राफी में भी आपको बताया है। ओके, यहाँ पर भी हालांकि बताऊंगी और अच्छे तरह से यहाँ पर हमें पढ़ना पड़ेगा। तो मालवा का पठार जो है, इसकी सबसे खास बात यह है कि मालवा के पठार की जलवायु बहुत अच्छी है। यहाँ की जलवायु बहुत सम है, मतलब ठंड में ना तो यहाँ पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है, गर्मियों में ना तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। मध्य प्रदेश के जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, इंदौर, भोपाल, देवास, उज्जैन, सारे मालवा के पठार में ही आते हैं। कृषि के लिए बहुत सर्वोत्तम स्थान है मालवा का पठार। फाहियान नामक जो चीनी यात्री आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, उसने मालवा के पठार की बहुत ज्यादा प्रशंसा की थी। ठीक है, यहाँ पर अभी याद रखने योग्य ये सारी चीजें तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी जो याद रखने की बात है वो यह है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश का 28% भाग जो है वह मालवा का पठार कवर करता है। मतलब मालवा का पठार कितने प्रतिशत संपूर्ण मध्य प्रदेश का? 28%। 28 मतलब यहाँ पर देखिए 28 से कोई भी परसेंट ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। तो मालवा का पठार मतलब मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भौगोलिक संरचना है। ओके, मालवा का पठार हो गया, यहाँ से कई बहुत सारी प्रमुख नदियां निकलती, जैसे कि चंबल बताया मैंने, बेतवा बताया मैंने, ठीक है, काली सिंध हो गई, बहुत, और हाँ नर्मदा तो यहाँ से निकलती है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा प्रमुख, शिप्रा हो गई, बहुत सारी प्रमुख नदियां यहाँ पर निकलती हैं। तो चंबल मैंने आपको बता ही दिया है, मेरे को वो याद नहीं आ रहे थे, डैम नहीं याद आ रहे थे कौन कौन से हैं, तो मैं आपको एक बार याद करके जरूर बता देती हूँ। नहीं तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज भी आते हैं कि मैडम ये नहीं होगा वो होगा, तो मैं आपको याद करके जरूर बता देती हूँ। गांधी सागर है मध्य प्रदेश में, मंदसौर में। फिर आगे जाएंगे तो जवाहर सागर मिलेगा, जवाहर सागर ये है राजस्थान में। और एक और है, अभी सॉरी मुझे याद नहीं आ पा रहा है, मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी याद करके। जैसे कोई कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि हमें परमानेंटली नहीं याद रह पाती, क्योंकि ज्ञान मैंने आपको बताया ही कि जीएस का जो सिलेबस है इतना बड़ा है, इतना वृहद है कि हर चीज याद रख पाना संभव नहीं हो पाता। ठीक है, तो कुछ समय अगर गुजर जाता है उसको पढ़े हुए तो चीजें भूल जाती है। हालांकि राणा प्रताप सागर, चलिए अच्छा हुआ याद आ गया मुझे, राणा प्रताप सागर। हालांकि ये ना आप जब नदियों के चैप्टर में या फिर आप जब जलप्रपात पढ़ोगे, मतलब बांधों के बारे में पढ़ोगे, तो ये सारी चीजें आप अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन मैंने अभी स्टार्ट किया था, इसका टॉपिक छेड़ दिया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये हो गया मालवा का पठार। अब चलते हैं मालवा के पठार के पूर्व में देखते हैं, तो यह है रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार जो है, सबसे स्पेशल बात यहाँ पर क्या है, आप सबको पता होगी यहाँ की स्पेशल बात क्या। पन्ना में भारत में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर सर्वाधिक हीरा प्राप्त होता है। पूरे भारत में देखा जाए तो 2 ही 3 जगह हीरे की प्राप्ति होती है, सबसे ज्यादा पन्ना में, रीवा पन्ना का पठार जो है, ये एरिया हीरे के लिए सबसे ज्यादा विख्यात है। ठीक है, और ये जो प्लेस है, ये जो एरिया है, ये संपूर्ण मध्य प्रदेश का 10.37 भाग कवर करता है। परसेंटेज आपको याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है, याद रखना है। तो ये कितने प्रतिशत है? 10.37% है। ठीक है, ये हो गया। अब दक्षिण में आते हैं, दक्षिण में है नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी का नाम ऑब्वियसली आपको पता होगा, नर्मदा पूरा ये जो क्षेत्र है ये नर्मदा नदी के ही प्रवाह का क्षेत्र है। ठीक है, और सोन नदी भी यहीं से निकलती है और उत्तर की ओर चली जाती है, इस कारण इसका नाम नर्मदा सोन घाटी पड़ा है। और यह संपूर्ण मध्य प्रदेश का लगभग 26% भाग कवर करती है, 26%। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ये आपका हो गया मध्य उच्च प्रदेश, ये 5 हो गए ना मध्य उच्च प्रदेश के। अब हम सेकंड में चलते हैं, ये है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, इंडियन ज्योग्राफी में मैंने इसके बारे में भी बताया है। ठीक है, तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी आपको पता ही है, नाम क्यों पड़ा, क्योंकि पूरा सतपुड़ा श्रेणी का एरिया है। सतपुड़ा श्रेणी, महादेव पर्वत, मैकाल श्रेणी। ठीक है, और ये जो भाग है ये मध्य प्रदेश का 11% भाग कवर करता है। कितना? 11%। ये हो गया। अब ये जो थर्ड पार्ट था इसका, बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का जो पठार है इसका बहुत सारा एरिया जो है ये छत्तीसगढ़ में चला गया है, इस कारण ये जो संरचना है ये काफी छोटी हो गई है। ठीक है, तो ये जो बघेलखंड का पठार है ये संपूर्ण मध्य प्रदेश का 7% भाग कवर करता है। याद कर लीजिएगा प्लीज, अगली वीडियो में मैं आपसे ये पूछ भी सकती हूँ। तो बघेलखंड का पठार संपूर्ण मध्य प्रदेश का 7% एरिया कवर करता है।
अब बताइए, अगर हम पूरी भौगोलिक संरचना को देखें तो ऐसी कौन सी भौगोलिक संरचना है जो प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है? कौन सी है? मालवा का पठार। एक क्वेश्चन आपका ये तैयार हो गया कि सब सर्वाधिक जो संरचना है, सर्वाधिक बड़ी संरचना जो है मध्य प्रदेश की, वह कौन सी है? मालवा का पठार। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश की सबसे छोटी संरचना कौन सी है? ठीक है, भौगोलिक संरचना, ऐसी कौन सी भौगोलिक संरचना है मध्य प्रदेश की जो सबसे छोटी है? तो कौन सी है? बघेलखंड का पठार, मात्र 7%। हालांकि बुंदेलखंड भी छोटा है, लेकिन बुंदेलखंड है 7.7%, लेकिन बघेलखंड है 7% ओनली। ठीक है, तो ये हो गया आपकी मोटी मोटी जानकारी। अब अगली वीडियो से मैं आपको मध्य भारत के पठार से स्पेशली उसकी विशेषताओं सहित मैं शुरू करूंगी। बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपका ये जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, आज से बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िएगा। कोई भी ऐसी चीज आप ये मत सोचिएगा कि इंपॉर्टेंट नहीं होगी तो हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, सारी चीजें अच्छे से पढ़ के, नोट्स उसकी बना के, प्रिपेयर करके और बार बार उसको प्लीज रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, देखिए अगर आप किसी बुक को उठा लेंगे तो बुक में आपको ऐसी भी चीजें मिल जाती हैं जो आपको नहीं पढ़नी रहती, लेकिन पढ़ने वाले को, सबके साथ ऐसा होता है, जो पढ़ता है बुक तो वही सोचता है कि बुक में ये चीजें हैं तो हमें सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर ऐसी चीजें बताई है जो आपको इंपॉर्टेंट है, और बुक अगर आप पढ़ोगे तो उसमें ना पढ़ने वाली चीजें भी पढ़ोगे, और मैं यहाँ पर जो बताऊंगी वो वही चीजें बताऊंगी जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको चीजें पढ़नी है। आप इसको पढ़ने के बाद अब अगर बुक भी पढ़ोगे तो आपको ये अच्छे से पता चल जाएगा कि आपको कौन सी चीजें पढ़नी है और कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए और शांति के साथ और मन लगा के अच्छे से, बिल्कुल भी आपको, अगर आपको कोई भी डाउट है थोड़ा बहुत तो आप बेझिझक आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और नोट्स बनाना ना भूलें। ठीक है, मैं अगर नोट्स, देखिए बहुत सारे लोगों ने बोला कि मैम नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिए, तो मैं नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी, लेकिन बहुत सारे इसके वीडियो प्रोवाइड होने के बाद, पता है क्यों? क्योंकि अगर मैंने नोट्स प्रोवाइड करवा दी तो आप केवल नोट्स पढ़ते रह जाएंगे, आप इसे अच्छे से समझ के नहीं पढ़ेंगे, और नोट्स पढ़ेंगे इसका मतलब आप रटोगे। ठीक है, अपने से तो समझ में आएगा नहीं, हाँ आ भी सकता है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो अपने से आप नहीं समझ सकते। तो आप पहले इससे अच्छे से पढ़ के और खुद से नोट्स, अगर नहीं भी बनाना चाह रहे तो मत बनाइए नोट्स। ठीक है, आप केवल इसे अच्छे से पढ़ते रहिए। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट नहीं मतलब लगभग आधा हो जाएगा, तो मैं आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, तो अब इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।